अभी तक राजाओं और महाराजाओं के बेटियों की शादी बड़ी मशहूर हुआ करती थी, लेकिन श्रमिकों की बेटियों के शादी के सामने आज बड़े बड़े राजमहलों में होने वाली शादियां भी फीकी पड़ गई हैं। वहां पर कोई मुख्यमंत्री, कई मंत्री और दर्जनों मंत्री, सांसद, विधायक नहीं जाते, लेकिन श्रमिक की बेटी की शादी में मुख्यमंत्री जी स्वयं पहुंचते हैं, दर्जनों मंत्री, सांसद, विधायक पहुंचते हैं। स्वाभाविक रूप से वो श्रमिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब अपनी बेटियों की शादी में अपार भीड़ देखता है। मुख्यमंत्री सहित सरकार के तमाम मंत्री देखते हैं, सांसद, विधायक देखते हैं, उसे उम्मीद नहीं होती कि मेरी बेटी की शादी में भी माननीय मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। यही नहीं, आज श्रमिक वो मजदूर जब पंजीकृत है, बच्चा होता है तो, बेटी पैदा होती है तो, मां को, बेटी को, बेटा पैदा है तो बेटे को, सबको आर्थिक सहायता दी जाती है, पढ़ाई लिखाई के लिए अलग व्यवस्था की जाती है। यहां तक कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक पहल श्रमिकों के कल्याण में किया, अटल आवासीय विद्यालय बनाने का। आज अटल आवासीय विद्यालय हर मंडल में एक बन रहा है। एक विद्यालय में 1000 बच्चों की पढ़ने की क्षमता होगी और इसमें केवल पंजीकृत निर्माण मजदूरों के बच्चे पढ़ेंगे। कुछ उन बच्चों का भी दाखिला होगा जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, और इन बच्चों की सुविधा क्या होगी? निःशुल्क किताब कॉपी, पढ़ाई लिखाई, निःशुल्क हॉस्टल, निःशुल्क ड्रेस, निःशुल्क भोजन, चाय पानी नाश्ता, निःशुल्क खेल कूद की सुविधा। ये केवल श्रमिकों के लिए होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के बजट से प्रावधान किया इसके अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए। उन्होंने कहा कि मजदूर अपने रोजी रोटी चक्कर में रोज जगह बदलता है। आज लखनऊ में है, कल कानपुर में होगा, नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली कहीं पहुंच जाता है। अगर बच्चा उसके साथ रोज टहलता रहेगा तो पढ़ाई कब करेगा? इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि श्रमिकों के हितों में हजारों हजार करोड़ रुपए दे करके जो अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया है, इसका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 18 विद्यालय बन रहे हैं। एक विद्यालय में 1000 बच्चों की पढ़ने की क्षमता होगी, यानी 18,000 निर्माण मजदूर के बच्चे इस अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ आज विवाह के लिए भी हम आर्थिक सहायता देते हैं। अगर कोई मजदूर अपनी बेटी की शादी घर पे करता है तो भी हम 55,000 रुपया देते हैं। सामूहिक विवाह में करता है तो 75,000 रुपया देते हैं। इसके साथ ही साथ हम उनकी बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था भी हर क्लास में, हर स्तर पर करते हैं। जो सरकार उत्तर प्रदेश की सहायता मिलती है, किताब कॉपी, बस्ता, ड्रेस, जूता, मोजा, स्वेटर आदि, इसके अतिरिक्त हम उन्हें आर्थिक सहायता देते हैं। यही नहीं, उन्हें वजीफा भी देते हैं। पढ़ने वाली बेटियों और बेटों को हम साइकिल भी देते हैं। यहां तक कि आपदा राहत से भी उनको हम जोड़ते हैं। और साथ ही साथ कोई दुर्घटना हुई, मृत्यु हुआ, स्वाभाविक मौत हुई, अंत्येष्टि है, हम सबके लिए आर्थिक सहायता देते हैं। और वो आज श्रमिक खुशहाल है। और यहां तक कि अब उसको अपने बच्चों के पढ़ाने लिखाने की भी चिंता नहीं है, क्योंकि हर मजदूर के साथ में योगी सरकार खड़ी है, श्रम विभाग खड़ा है, हमारे श्रम विभाग के अधिकारी खड़े हैं। जब हमने सामूहिक विवाह योजना चलाई तो बहुत से लोग कहते थे कैसे होगा। अब मैं अपने अधिकारियों को लक्ष्य देता हूं कि 2100 लड़कियों की शादी, मजदूर की, श्रमिक की बेटियों की शादी होनी है तो 21 का आंकड़ा वो 3000 पार कर जाता है, और 1900 नहीं होता है। ये वही विभाग है जहां पहले लोग सोचा करते थे कि 200 जोड़े शादी कैसे होगी। आज 3000, 4000 जोड़े शादियां आराम से होती, आसानी से होती हैं। उसके बावजूद भी श्रमिक कतार में खड़ा रहता है कि भैया हमारी बेटी छूट रही, इसको भी शामिल करिए। इस तरीके से आज बड़े पैमाने पर श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में आ गए हैं, बड़ी करतल ढंग से तेजी के साथ आप अभिनंदन करें आवाज। इसके साथ ही साथ क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी इस कार्यक्रम के ठीक बाद कहीं और भी जाना है, इसलिए हम लंबी बात नहीं करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं इसलिए कि असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों का भी बोर्ड आपके निर्देशन में गठित हो गया और यहां तक कि 2018 में आपके निर्देशन में ये बोर्ड का गठन हुआ और आज पूरे देश में सबसे ज्यादा पंजीकृत इस असंगठित बोर्ड में कराया गया है। आज निर्माण मजदूरों के साथ साथ असंगठित क्षेत्र के मजदूर, खेत खलिहान में काम करने वाला मजदूर, रिक्शा वाला, इक्का वाला, तांगा वाला, पट्टी दुकानदार वाला, ठलिया दुकानदार वाला, लाई चना भरबूजा बेचने वाला, मूंगफली बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, माला फूल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, दूध दही बेचने वाला, सारे लोग, जूता में पॉलिश करने वाला मोची, कपड़ा धोने वाला धोबी और साथ ही साथ बाल बनाने वाला नाई, कामगार, घरों में काम करने वाली महिलाएं, शहरों में कूड़ा बीनने वाले वर्कर के साथ साथ मानदेय पर काम करने वाले जिनका 15,000 रुपए से कम मानदेय है, ऐसे वर्कर को भी इसमें शामिल किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की महती कृपा से अभी 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं। एक मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, जिसके अंतर्गत कोई पंजीकृत मजदूर की अगर मृत्यु हो जाती है तो हम उसे तत्काल 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देते हैं। एक मुख्यमंत्री जन स्वास्थ्य योजना, जिसके तहत हम हर प्रत्येक मजदूर को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा प्रदान करते हैं। आज हमें कहने में खुशी है कि जहां पर भारत सरकार ने लक्ष्य दिया था उत्तर प्रदेश को 6,66,07,000 का, आज हम 6,29,42,158 पंजीकृत कराने में सफल हुए। ये देश का प्रथम रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश का, इससे ये आपकी देन है मानव। और साथ ही साथ आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी एक ऐतिहासिक फैसला किया, कोरोना महामारी की तीसरे लहर के आशंके को देखते हुए आपने निर्णय लिया कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक 4 महीना लगातार इन सभी श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। उसी क्रम में आज असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 1 करोड़ कामगारों को 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि उनके खाते में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से भेजी जाएगी। वहीं पर जहां श्रमिकों का पंजीयन 1,28,45,000, उनके भी बीच में जिनके अब तक पंजीकृत दुरुस्त हैं, अप टू डेट हैं, आधार कार्ड से जुड़े हैं, ऐसे सबको 50 लाख श्रमिकों को भी ये आर्थिक सहायता दी जाएगी। 500 करोड़ रुपए धनराशि उनके खाते में जाएगी। यानी ऐसे सभी श्रमिक जिनका आधार कार्ड से लिंक है, सब कुछ ओके है, वो सभी श्रमिक इस योजना से लाभान्वित होने जा रहे हैं। 500 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से 2 महीने की इकट्ठा किस्त 1,000 रुपए के रूप में 2 किस्तों में यह पैसा जाएगा। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आपके आने के पूर्व मैं विस्तार से बहुत कुछ यहां पर उपस्थित हम अपने सभी सम्मानित भाइयों बहनों के बीच में प्रस्तुत कर चुके हैं, इसलिए हम ज्यादा और समय नहीं लेना चाहते। हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं, यह आपका कुशल नेतृत्व है, समय समय पर जो मार्गदर्शन मिलता रहा है, और साथ ही साथ जो इस देश के भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने चिंता की थी कि श्रमिकों को, समाज के अंतिम व्यक्ति को जब विकास की मुख्य धारा में खड़ा होने का अवसर मिलेगा, तभी लोकतंत्र की सार्थकता साबित होगी। आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये सब कुछ कर दिखाया है और उनको सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा करने में सफलता पाई है।
यही सम्मान था, यही सपना था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, जिन्होंने अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए अंत्योदय का दर्शन दिया था। उन्होंने सरकार से अपेक्षा की थी, कल्याणकारी सरकारों से अपेक्षा की थी कि सरकार की जिम्मेदारी है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा मुहैया कराया जाए। आज माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सब कुछ मुहैया कराया जा रहा है। इसके लिए मैं आपको अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके यशस्वी नेतृत्व को, आपकी कर्मठता को मैं नमन करता हूं और साथ ही साथ आपके कुशल नेतृत्व में जो श्रमिकों का कल्याण हुआ है, जो श्रमिकों के चेहरों पर खुशियां लाने की कोशिश की गई है, मुस्कान लाने की कोशिश किया गया है, उनको विकास की मुख्य धारा में खड़ा करने का एक ऐतिहासिक पहल किया गया है। इसके लिए मैं फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात पर विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य पधार चुके हैं। एक बार चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत अभिनंदन करें। और अतिथि देवो भव की श्रृंखला में सर्वप्रथम निवेदन करूंगी अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवा योजन से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के माध्यम से करें। और माननीय वित्त मंत्री जी का स्वागत भी पुष्पगुच्छ के माध्यम से करें। मुख्य सचिव हमारे मध्य हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन। विभागीय उपलब्धियों पर एक छोटी सी वीडियो हमारे बीच है, मैं निवेदन करूंगी कि कृपया उस पर दृष्टि डालें। देश की अर्थव्यवस्था की सबसे पहली और महत्वपूर्ण कड़ी होती है श्रमिक और कामगार, जिनसे पूरा देश चलता है। श्रमिकों कामगारों की बेहतर स्थिति मतलब एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य को पूरा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के असंगठित श्रमिकों एवं कामगारों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिससे उनके जीवन शैली में बदलाव और खुशहाली आ रही है। 2017 के बाद से तमाम ऐसी योजनाएं, चाहे वह उन गरीब श्रमिक बंधुओं की कन्याओं के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो, श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था का हो, उनके स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था का हो, उच्च शिक्षा का, उच्चतर शिक्षा का हर एक स्तर पर सपोर्ट करने की व्यवस्था राज्य सरकार ने उन्हें उपलब्ध कराई। कुम्हार के प्रोत्साहन के लिए उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड का गठन किया। बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, हलवाई आदि के प्रोत्साहन के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत श्रमिकों कारीगरों को उन्नत किस्म के औजार एवं टूल किट प्रदान की। श्रमिकों कामगारों की कन्याओं का विवाह करवाने के लिए कन्या विवाह सहायता योजना शुरू की। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने वाली श्रमिकों की पुत्रियों को साइकिल वितरित की। बाल श्रमिकों को शिक्षा से जोड़ने के लिए नया सवेरा योजना शुरू की। श्रमिकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा व बेहतर पोषण निःशुल्क देने के लिए अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की। 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके श्रमिकों को 1000 रुपए प्रति माह की पेंशन शुरू की। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के अंतर्गत श्रमिकों का पंजीकरण कराया। हर मुश्किल में गरीबों के साथ खड़े रहने वाली योगी सरकार ने कोरोना काल में घर लौटकर आए श्रमिकों कामगारों की स्किल मैपिंग कर उन्हें रोजगार से जोड़ा तथा उन्हें निःशुल्क राशन व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। साथ ही नए श्रमिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी संगठित असंगठित 3 करोड़ 81 लाख कामगारों एवं निर्माण श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता वितरण किए जाने की योजना के प्रथम चरण में लगभग 1 करोड़ 50 लाख कामगारों को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भरण पोषण भत्ता ऑनलाइन हस्तांतरित किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश एक मजबूत और आत्मनिर्भर प्रदेश के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में शीर्ष योगदान दे रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार।
बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के सभी संगठित असंगठित 3,81,00,000 कामगारों एवं निर्माण श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता वितरण किए जाने के प्रथम चरण में लगभग 1,50,00,000 कामगारों को भरण पोषण भत्ता और हित लाभ की कुल 1,500 करोड़ की धनराशि का ऑनलाइन हस्तांतरण माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से किया जाना है। मैं अति आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि माउस का बटन क्लिक करके ये धनराशि का ऑनलाइन हस्तांतरण करें। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रत्येक लाभार्थी को 500 रुपए की प्रतिमाह की दर से 2 माह की धनराशि का 1,000 का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से आज प्रदान किया जा रहा है। मैं अति आदर के साथ निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इन लाभार्थियों को चेक वितरण करें। सर्वप्रथम श्री कैलाश कुमार जी शीघ्रता से मंच पर आएं। श्री कैलाश कुमार जी, आप नाविक हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से आपको ये लाभ प्रदान किया जा रहा है। आप सभी की जोरदार तालियां इन शुभ अवसरों पर होनी चाहिए। जोरदार तालियों के माध्यम से अपने प्रणाम मंच तक प्रेषित करें। श्रीमती बिजली पासी, श्रीमती बिजली कृपया शीघ्रता से मंच पर आएं। सिलाई और जरदोजी का काम आप करती हैं। श्री आकाश प्रजापति, श्रीमती बिजली के बाद श्री आकाश प्रजापति, श्री आकाश प्रजापति के बाद श्री राहुल पटेल जी पत्थर तराशने का काम आप करते हैं। और निर्माण श्रमिक श्रीमती ज्योति, स्ट्रीट वेंडर श्री राजेश कुमार पासी जी, स्ट्रीट वेंडर श्री राजेश कुमार पासी जी, और मनरेगा श्रमिक श्री छंगा प्रसाद जी। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय। हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी स्पष्ट और दूरदर्शी नीति, सकारात्मक सोच, ईमानदारी से परिपूर्ण दमदार कार्यशैली और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के प्रति अभिभावक की दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रही है। ऐसे ही माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिनकी प्रेरणा और अनवरत प्रयासों से प्रदेश आत्मनिर्भरता के नित नए सोपान चढ़ रहा है, उनसे अति आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से अभिसिंचित करें। संगठित और असंगठित क्षेत्र के 1,50,00,000 से अधिक श्रमिक बंधुओं को सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भरण पोषण भत्ता के रूप में इस राशि हस्तांतरण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, श्रम और सेवायोजन विभाग के मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश के वित्त
और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री महेश चंद्र गुप्ता जी, श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष श्री सुनील भराला जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, अपर मुख्य सचिव श्रम और सेवायोजन श्री सुरेश चंद्रा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सभी राष्ट्र निर्माता हमारे श्रमिक बंधुओं, भाइयों बहनों, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मैं आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के अपने संगठित और असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि पहली बार श्रमिकों के बारे में चिंता करने वाली सरकार है। चाहे वह केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, निरंतर आपके हितों को संरक्षण देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा 2017 के पहले श्रमिक शोषण का शिकार होता था, शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं पाता था, न उसके पास राशन कार्ड होता था, न उसके पास कोई ठिकाना होता था। अगर मकान जैसे तैसे बना भी दिया तो बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाता था। बरसात में कई कई दिनों तक भूखों रहने के लिए मजबूर रहना पड़ता था क्योंकि इसके बाद रसोई गैस के कनेक्शन नहीं थे। कोई बीमार हो गया तो ये मान लिया जाता था कि अब तो अंतिम गति तय है क्योंकि स्वास्थ्य की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। लेकिन एक और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा, सबका साथ और सबके विकास का, आज वो नारा चरितार्थ हुआ है। हर गरीब को मकान देंगे, हर गरीब को शौचालय देंगे, हर गरीब के घर में विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे, हर गरीब को निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे, हर गरीब को प्रदेश के अंदर, हर गरीब को हम लोग स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाएंगे। और एक और जहां एक कार्यक्रम चले वहीं साथ ही साथ अनेक प्रकार की योजनाएं, श्रम योगी मानधन योजना हो, जीवन ज्योति बीमा की योजना हो, जीवन सुरक्षा की बीमा योजना हो, या फिर वे सभी योजनाएं जिन योजनाओं से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उन लोगों को जो वास्तव में नींव के पत्थर हैं, इनके जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है, उस प्रकार की योजनाओं को लाने का कार्य केंद्र और प्रदेश की सरकारें प्रारंभ की। आपने देखा होगा पहले श्रमिकों के बच्चों के लिए पहले पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होती थी। वो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में भेजते थे, स्कूल में अपने बच्चों को। स्कूल में भवन है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो भवन नहीं, और अगर दोनों है भी तो पेयजल की व्यवस्था नहीं, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, मिड डे मील नहीं मिल पाता था, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म नहीं मिल पाता था। 2017 में जब हमारी सरकार आई, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सभी 1,56,000 बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अच्छी व्यवस्था दी, शिक्षक भी दिए, भवन भी दिए, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट भी दिए, पेयजल की व्यवस्था भी दी।
बच्चों के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूते, मोजे, स्वेटर, ये सभी उपलब्ध करवाने का कार्य जहां प्रदेश के अंदर किया गया, वहीं साथ ही साथ श्रमिकों के बच्चों के लिए एक व्यवस्था बनाई गई कि हर कमिश्नरी मुख्यालय पर हम अटल आवासीय विद्यालय बनाएंगे। अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से जो श्रमिक खाना बदोश की तरह घूमता है, आज लखनऊ में है, अगले दिन अयोध्या में, चौथे महीने वहां से गोरखपुर चला गया, फिर 8वें महीने काशी चला गया, काम कर रहे हैं, काम पूरा हुआ, फिर वो अगले यात्रा पे निकल पड़ता था और उसके कारण उसके बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। अब सरकार ने तय किया है कि ये निर्माण का कार्य करेंगे और बच्चों को पढ़ाने, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्कूलों में पढ़ाने का कार्य सरकार करेगी। अटल आवासीय विद्यालय पूरे प्रदेश के अंदर सभी कमिश्नरी मुख्यालय में इसीलिए स्थापित किए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इस सत्र में हम उन विद्यालयों को प्रारंभ कर सके। पहले गरीब कन्याओं की शादी के लिए शादी ब्याह की व्यवस्था नहीं थी। श्रम यानी समाज कल्याण विभाग से मात्र 20,000 रुपए मिलते थे। वो अभी तब मिलते थे जब शादी संपन्न होती थी, उसके 2 महीने के बाद भी नहीं मिल पाती थी। उसमें भी लूट खसोट अलग थी, क्योंकि जैसी पिछली सरकार की मंशा थी वैसे उसके परिणाम भी थे। अगर 20,000 रुपया मिलना था तो उस बेचारे तक 10,000 भी नहीं पहुंच पाता था। लेकिन हमारी सरकार आई, हम लोगों ने कहा नहीं, इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। और भाइयों बहनों, हम लोगों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना लागू की। कोई भी कन्या, गरीब कन्या कोई भी है, उसके शादी ब्याह की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। 51,000 रुपए हम गरीब कन्या की शादी के लिए देते हैं। और श्रम विभाग ने तो गरीब कन्याओं की शादी के लिए 75,000 रुपए तक की राशि देना प्रारंभ किया। कई जगह में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां पे मैं देखता था गरीब कन्याओं की शादी में, यानी जिनको कोई पूछता नहीं था पहले, जिनका शोषण होता था, आज उनके यहां आयोजन में, लड़की की शादी में मुख्यमंत्री जा रहे हैं, मंत्रीगण जा रहे हैं, अधिकारीगण जा रहे हैं। उनके बच्चों के लिए अच्छी स्कूल में एडमिशन की व्यवस्था, उच्च शिक्षा की व्यवस्था, इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग में भी सहयोग की व्यवस्था, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो मेडिकल में भी उनको सहयोग की व्यवस्था, हर एक स्तर पर उन्हें सहयोग की व्यवस्था के साथ जोड़ा जा रहा है। और इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ आपने देखा होगा कितने अच्छी योजनाएं सरकार लेके आई। एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के साथ ही अधिक से अधिक लोगों को प्रदेश में ही रोजगार मिल सके। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से प्रदेश के परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को कार्य पे देने, बढ़ई है, नाऊ है, मोची है, राजमिस्त्री है, हलवाई है, इन सभी लोगों को भी कार्य के साथ जोड़ने, उनके स्किल डेवलपमेंट के साथ ही उनका प्रशिक्षण के दौरान मानदेय और फिर उसके बाद टूल किट उपलब्ध कराना, फिर बैंकों के साथ उन्हें जोड़ करके उन्हें समय पे मानदेय उपलब्ध करवाना, ये सभी कार्यक्रम चले। और कोरोना कालखंड के अंदर उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने भारतीय मजदूर संघ के साथ मिलकर के एक व्यवस्था बनाई थी कि हर श्रमिक को हम 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देंगे और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी देंगे। और भारत सरकार ने भी इसके लिए एक पोर्टल विकसित किया जिसमें हर श्रमिक को रजिस्टर्ड किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने लॉकडाउन प्रारंभ होते ही अपने श्रमिकों के लिए उस समय भरण पोषण भत्ते की घोषणा की थी और फ्री में राशन की व्यवस्था भी की थी। आज प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, आज प्रदेश के अंदर श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता, 54 लाख लोग परिवारों को उस समय भरण पोषण भत्ता हम लोगों ने कोरोना के दौरान दिया। और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर जो 40 लाख कामगार और श्रमिक आए थे, लोग सोचते थे क्या करेंगे,
हमने कहा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, ये 40 लाख लोग उत्तर प्रदेश के ही हैं, उत्तर प्रदेश में ही कार्य करेंगे और उत्तर प्रदेश इनके कार्य करने से समृद्ध होगा। उत्तर प्रदेश पर ये बोझा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की उपलब्धि है कि ये लोग अपने घर में वापस आए हैं, उनको घर में ही हम काम दे देंगे। लेकिन जिन राज्यों को छोड़ करके जाएंगे, जिन लोगों ने इनको विकसित किया, प्रताड़ित किया, भगाया है, आप देखना वहां पर समस्या खड़ी होगी। और हुआ ही वही। जिन राज्यों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, आज वहां उद्योग धंधे बंद हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में चालू हो गए। उत्तर प्रदेश में नए नए उद्योग चालू हो रहे हैं, क्योंकि स्किल जो हमारा था ये हमारे पास वापस आया। उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने अपना योगदान देना प्रारंभ किया और आज वह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, पहली और द्वितीय लहर के दौरान प्रदेश सरकार ने फ्री में राशन की व्यवस्था, केंद्र सरकार ने भी फ्री में राशन की व्यवस्था की, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्न योजना और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको दे दिया। आज तो 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीन लगनी प्रारंभ हो गई। मैं स्वयं भी एक सेंटर में गया था, कितना उत्साह है हमारे बच्चों में। 15 से 18 साल के नवयुवकों में कितना उत्साह है, हर व्यक्ति उत्साह था। बालक बालिकाएं लाइन में खड़ी थी, बैठी हुई थी, मैं गया उनके मिलने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, हम भी वैक्सीन लेना चाहते हैं। मैंने कहा वैक्सीन? उन्होंने कहा एक कोरोना कवच है, कोरोना से सुरक्षा कवच है, और एक कोरोना कवच देश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भी मदद कर सकता है, और इसलिए हम लोग इस लड़ाई में सहभागी बनने के लिए आए हैं। और भाइयों बहनों, आज से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। मैं आप सबसे अपील करूंगा, जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है वो अच्छा काम किया, जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है उनको बोलेंगे कि कोरोना का वैक्सीन जरूर ले लेंगे। ये कोरोना से उन्हें एक सुरक्षा कवच देगा, और कोरोना का वायरस अब कमजोर पड़ रहा है, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपके पास अगर वैक्सीन लेकर के एक सुरक्षा कवच है तो यह न केवल कोरोना में बल्कि हो सकता है कि अन्य विषाणु जनित बीमारियों में भी यह सुरक्षा का काम कर सकता है, और इस दृष्टि से हमें इसको समय से ले लेना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आज हम 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, 43 लाख गरीबों को हम लोगों ने प्रदेश में एक एक आवास उपलब्ध करवाया है, 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में करा दिया है, 58,000 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बन गए हैं, 1 करोड़ 43 लाख परिवारों को हम लोगों ने फ्री में विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं, 1 करोड़ 56 लाख परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं, 6 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य बीमा का निःशुल्क कवर दिया गया है, 5 लाख रुपए सालाना, और राज्य सरकार ने 60 लाख परिवारों को सुविधा उपलब्ध करवाई है। 60 लाख का मतलब 3 करोड़ लोगों को राज्य सरकार के स्तर पर हम लोगों ने सुविधा उपलब्ध करवाई है। भाइयों बहनों, प्रदेश वही, प्रशासन वही, सरकार बदलने से कितना परिवर्तन होता है, और होता भी क्यों नहीं, क्योंकि पहले गरीबों का यही पैसा बड़े बड़े उन नेताओं के घरों को भरता था जो आज जेसीबी चला करके निकाला जा रहा है। नोट की गड्डियों को निकलते हुए आपने देखा होगा। और अब तो जो लोग लूट मचाए थे वे स्वीकार भी कर रहे हैं और कह रहे हैं ये पैसा हमें मौका मिला था तो हमने कर दिया, और कह रहे हैं कि अब चुनाव आयोग हस्तक्षेप करे, ये छापेमारी न ही होगी तो फिर चुनाव के बाद में करना। यानी चीजें दिखाती हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ये चीजें दिखाती हैं, गरीबों को लूटते थे, श्रमिकों के अकाउंट पर डकैती डालते थे, विकास के कार्य में बाधक बनते थे, प्रदेश के विकास को आगे नहीं बढ़ने देते थे। और आज प्रदेश विकास के साथ तेजी के साथ आगे भी बढ़ रहा है।
लेकिन साथ साथ हर गरीब को, हर गांव को विकास की योजनाओं के साथ जोड़ रहा है। और आज ये वही योजना है जिसमें 3,81,00,000 कामगार और श्रमिकों को हम लोग इस योजना के साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी 1,50,00,000 कामगार और श्रमिकों के अकाउंट की वेरीफाई ही कर पाए हैं, इसलिए उनको हम लोगों ने तय किया कि कोरोना की थर्ड वेव की जो आशंका व्यक्त की जा रही है, यद्यपि खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्कता की दृष्टि से कि अगर कोई फ्री में राशन दिया जा रहा है, राशन के साथ दाल भी उनको उपलब्ध करवाया जा रहा है, खाद्य तेल भी उपलब्ध करवा रहे हैं, अंत्योदय परिवारों को 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। लेकिन फिर भी सतर्कता की दृष्टि से अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति आती है, उन स्थितियों में कोई भूखों न मरे, किसी के सामने भूखमरी की स्थिति न पैदा हो, इस दृष्टि से सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि हम इस दिशा में प्रयास करें। और आज इसीलिए सरकार ने तय किया है कि अगले 4 महीने तक हर महीने 500 रुपये भरण पोषण भत्ता इन 3,81,00,000 परिवारों को उपलब्ध करवाने का कार्य राज्य सरकार अलग से उपलब्ध करवाएगी, जिसमें पहली 2 किस्त 1.5 करोड़ श्रमिक और कामगारों की आज यहां पर जारी कर दी गई। ये उनके खाते में पैसा पहुंच गया और पैसा पहुंचने के साथ ही उन लोगों के पास अगले 2 महीने के लिए मानदेय भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराया जा चुका है। बाकी लोगों का वेरीफाई करने के साथ ही जैसे उसको वहां से बैंकों के साथ हम इसको जोड़ेंगे, बाकी लोगों का भी पैसा धीरे धीरे करके अब उनके खाते में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन भाइयों बहनों, कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में आप सब ने योगदान दिया है और सरकार इसीलिए इसमें जो श्रमिक आए हैं, एक तो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, जो निर्माण श्रमिक हैं, वो बीओसी बोर्ड के माध्यम से उन्हें एक राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। लेकिन साथ साथ असंगठित क्षेत्र के वे तमाम लोग हैं जिसमें ठेला है, खोमचा है, रेड़ी है, कुली है, पल्लेदार है, नाविक है, मनरेगा मजदूर है, खेतीहर मजदूर है, वे तमाम लोग हैं जो डेली कमाते हैं और फिर अपना भरण पोषण उसके माध्यम से प्राप्त करते हैं। और मुझे लगता है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ इसके साथ सफाई कर्मियों को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि सफाई कर्मी फ्रंट लाइनर है। अगर उन्हें कहीं से सुविधा नहीं मिल पा रही है तो उन्हें भी इस सुविधा के साथ जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोरोना कालखंड में स्वच्छता अभियान में बेहतरीन उपलब्धि हासिल की है। उनको भी इस अभियान के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। और मैं आज के इस अवसर पर अपने सभी संगठित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, सरकार उनके हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उन्हें न केवल उनके जीवन और जीविका को बचाने का कार्य करेगी, बल्कि उनके उज्जवल भविष्य को और उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर आप सभी को ये भरण पोषण भत्ता उपलब्ध होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि कोरोना की इस लड़ाई में आप सभी मिलकर के अपना योगदान देंगे और कोरोना हारेगा, ये देश जीतेगा। इस विश्वास के साथ हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। माननीय मंत्री श्रम एवं सेवा योजना से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह के माध्यम से करें। और आप सभी से ये अपेक्षा है कि आप सब इस गौरवशाली क्षणों का तालियों के माध्यम से अभिनंदन करेंगे और अपने आभार और प्रणाम माननीय मुख्यमंत्री जी तक जरूर पहुंचाएंगे। आपका हृदय से आभार और धन्यवाद माननीय। धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवा योजना से निवेदन करूंगी। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय श्रम मंत्री जी, माननीय नगर विकास मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री नगर विकास
श्रम कल्याण परिषद के माननीय अध्यक्ष जी, मुख्य सचिव महोदय, यहाँ पर उपस्थित हॉल में अन्य सभी अधिकारीगण, प्रेस के सभी बंधुओं और हमारे श्रमिक कामगार बंधुओं, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में, माननीय श्रम मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में श्रम विभाग के दोनों बोर्ड एवं श्रम विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। ये जो संभव हो सका है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष कृपा से ही संभव हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि सोशल सिक्योरिटी बोर्ड आज के दिन पूरे देश में जो रजिस्ट्रेशन जितना करना था उससे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गया है और जो टारगेट हमें भारत सरकार ने दिए थे वो हमने अचीव कर लिए हैं। सर, मैं ये संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि आज के दिन किसी तरीके का श्रमिक जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में शामिल है उसको हम बीओसी बोर्ड में रजिस्टर करते हैं, वो 1,27,00,000 का रजिस्ट्रेशन उसमें हुआ है। और इसके अलावा 45 तरीके के श्रमिक इस सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होता है और उसमें यह भी व्यवस्था है कि अगर वो 45 की लिस्ट में शामिल नहीं है तो उसको भी उसमें शामिल किया जा सकता है। मैं सर आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम पूरे तन्मयता से, पूरे मेहनत से जो आपके निर्देश हैं उनका अनुपालन करेंगे। मैं श्रम विभाग की तरफ से मंच पर आसीन सभी महानुभावों का आभार व्यक्त करता हूँ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इस कार्यक्रम में प्रदेश से वर्चुअली भी सभी अधिकारी, सभी कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, माननीय जनप्रतिनिधिगण और माननीय श्रमिक बंधु जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं सर माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार श्रम विभाग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका आभार और धन्यवाद। आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए जोरदार तालियां बजा के अपने प्रणाम और अपने आभार उन तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कृपया व्यवस्था बनाए रखें और अपने स्थानों पर बैठे रहें। कृपया व्यवस्था बनाए रखें और अपने स्थानों पर बैठे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।